हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया और अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को। पर मैं जानता हूं आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप पीछे पीछे की चीजें भूलते चले जाते हैं। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इस चैप्टर के एंडिंग में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं आज इस वीडियो में वो आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह सब फार्मूले आप अच्छे से तैयार जरूर करेंगे, क्योंकि यदि आप न्यूमेरिकल में होल्ड करना चाहते हैं केमिस्ट्री में तो आपको इन फार्मूलों को अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे तो और साथ ही आप कह सकते हैं कि भविष्य में यदि हम नीट के या आईआईटी के यदि न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो उन सब में ये फार्मूले कॉमन रहेंगे। तो यदि आपने ये यहां पर तैयार कर दिए तो आगे के लिए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आप होम एग्जाम की बात करें, चाहे आप हम कह सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, उन सब में यह फार्मूले आपके बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो मुझे लगता है आप इन्हें जरूर याद करेंगे और जो आपके अंदर एक एनर्जी, एक पावर है, उसे आप कम नहीं होने देंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ता जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले फार्मूले की, जो कि हमारा है मोल की संख्या से। हम जानते हैं मोलों की जो संख्या होती है उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल क्या होते हैं इसको मैंने आप डिफाइन कर चुका हूं चैप्टर में कि जो मोल होते हैं एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23, जिसे हम क्या कहते थे, अवोगाद्रो संख्या भी कहते थे। यहां पर हमने यहां पर लिखा हुआ भी है। ये हमारी क्या होती थी, एक मोल में कणों की संख्या। अब वो कण कुछ भी हो सकते थे, अणु भी हो सकते थे, परमाणु भी हो सकते थे। तो जब हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, जहां एक मोल में इतने कण होते हैं, तो उन मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और वह हमारा होता है m अपॉन m0, कैपिटल M0 बराबर n अपॉन Na, और ये होता है V गैस STP पर बटे 22.4। ये तीन फार्मूले हमने एक साथ लिख दिए। क्या चीज है ये समझिए। यदि आपको कोई हमारे पास मान लेते हैं कोई सैंपल दे रखा है कोई किसी भी तत्व का, और उस तत्व का आपको ग्राम में द्रव्यमान दिया है कि ये 10 ग्राम है, ये 15 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो उसमें मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपने क्या करना है कि उस ग्राम में जो आपको द्रव्यमान दिया है उस यौगिक का, तो उसमें क्या कर देना है, उस यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है, m0 क्या है, मोलर द्रव्यमान, उस मोलर द्रव्यमान से आपने उसमें भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलों की संख्या। तो यदि आपको किसी यौगिक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है और आपको मोलों की संख्या पूछी गई है प्रश्न में, तो आपको सीधे ये वाला फार्मूला लगाना है। पर ध्यान रखना उस यौगिक का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान या यौगिक का जो अणुभार होता है, उसी को जब हम ग्राम के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वही हमारा संख्यात्मक रूप से मोलर द्रव्यमान हमारा हो जाता है। तो क्या होता है, अगला है हमारा n अपॉन Na। ये जहां n क्या है, मान लो आपके पास फिर कोई दूसरे प्रश्न में वो ऐसे दे सकते हैं कि आपको कणों की संख्या दे दी कि कोई हमारे पास सैंपल है, नमूना है किसी पदार्थ का, उसके जो कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, अणुओं की, परमाणुओं की, किसी सूत्र की संख्या, वो आपको n दे दी। और अब कहीं कि इसमें आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं करना, उसको अवोगाद्रो संख्या यानी कि Na से, जो कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, इससे आप भाग दे देंगे, आपके पास मोलों की संख्या आ जाएगी। अगला चले हम कि यदि आपको किसी गैस का आयतन दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि एसटीपी पर किसी गैस का आयतन ये है, कुछ भी क्वांटिटी दे रखे हो, और आपसे कहा जाए कि अब इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, उस गैस के आयतन में जो आपको दिया हुआ है उसमें 22.4 से भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एसटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है या एक मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यदि आप इन तीनों फार्मूलों को ध्यान रखेंगे और इन तीनों फार्मूलों के साथ में इन बातों को भी ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अगले इसमें फार्मूले में। इसके अनुसार किसी तत्व का हमें यौगिक में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। यौगिक आप जानते हैं एक से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो कोई हमारे पास यौगिक है, उसका अर्थ है उसमें एक से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में है। उस यौगिक में किसी विशेष तत्व का यदि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है तत्व का यौगिक में द्रव्यमान। जो हमारा तत्व होगा उसका तत्व का यौगिक में कितना द्रव्यमान है पहले वो लिखना है, उसमें यौगिक का मोलर द्रव्यमान उससे भाग दे देना है और साथ में किसकी गुणा कर देनी है, हमने 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 100 की गुणा कर देंगे तो हमारे को क्या आ जाएगा, यौगिक में उस विशेष तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। इसके बेस में हमने पूरे के पूरे आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं।
अगला आता है किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान। अब हमने आपको ध्यान हो चैप्टर में चर्चा करी थी, हमने कहा से बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ऐसे तत्वों को हम कहते थे समस्थानिक। तो मान लो कोई समस्थानिक है, कार्बन ही है, 6C12, 6C13, 6C14, ये 3 है हमारे पास, और हम कहें कि इसका ये जो हमारे पास कार्बन है इसका औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, क्योंकि 3 हैं, अलग अलग हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यह हमने वहां एग्जांपल दिया था आपको क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 हमारे होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37, 2 हमारे होते हैं। तो उसके लिए कैसे ज्ञात करा था, तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया था यहां पर A1x1 + A2x2 + A3x3/100, जहां A1 क्या है, मान लो क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन आप जानते हैं ये हमारा होता है 17Cl35, तो A1 क्या हो गया 35, यानी कि पहले समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान लिखा है हमने। A1 A2 A3 क्या है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान, तो A1 पहले का, और A2 क्या है, दूसरे समस्थानिक का। 17Cl35 यानी कि A1 हो गया 35, 17Cl37 यानी कि A2 क्या हो गया 37 हो गया। और ये x1 x2 क्या है, उनकी जो भी जिस भी मात्रा में वो हमें प्राप्त होते हैं, कोई हम नमूना लेते हैं मान लो क्लोरीन का, तो उसमें होता क्या है 75% हमारे पास 17Cl35 और 25% केवल 17Cl37 मिलता है। तो ये जो x1 x2 हैं ये उनकी प्रतिशत मात्राएं हैं। तो x1 का मान इसके लिए पहले के लिए क्या हो जाएगा 75%, और x2 के लिए क्या हो जाएगा 25%। तो ये 2 चीजें आप इसमें रखें, इसमें फार्मूले में लगाएं, तो आपको किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। और जैसे मैं आपको कह रहा था यहां पर तो 2 ही थे क्लोरीन के, मैंने आपको कार्बन के कहे 6C12, 6C13, 6C14, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आप रेडियम के देखिए, रेडियम के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, तो उन सब का यदि औसत परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए इसी फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमने आपको ध्यान हो तो हमने AIPMT का 2009 का इसी बेस्ड में जो न्यूमेरिकल था वो भी करवाया था इस चैप्टर के अंतर्गत। हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कि विभिन्न तत्वों या यौगिकों के दिए गए नमूनों में परमाणुओं की संख्या की तुलना करना। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको 2 सैंपल दे दिए, मान लेते हैं एक सैंपल में मान लो आपको कोई एक यौगिक दे दिया, दूसरे सैंपल में दूसरा यौगिक दे दिया। अब आपसे कहा जाए उन सैंपलों की मात्राएं भी दे दी, अब कहा जाए कि आपको उसमें क्या करना है कि परमाणुओं की संख्या की तुलना करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, परमाणुओं की संख्या की तुलना करने का पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि उन जो हमारे यौगिक जो सैंपल हैं उनके द्रव्यमान क्या क्या है, उनके द्रव्यमान लीजिए, फिर उन द्रव्यमानों को कन्वर्ट करना है किसमें, मोलो के रूप में। वहां हम आपको बता चुके हैं कि मोलो द्रव्यमान से आप मोल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये यहां पर हमारा फार्मूला देखिए, ये मोलों की संख्या n बराबर, ये m क्या है द्रव्यमान, और m0 क्या है यौगिक का मोलर द्रव्यमान, इससे भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी। तो यही काम यहां पर करना है, द्रव्यमान पता है तो मोलों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां परमाणुओं की संख्या की तुलना करनी है हमने, हम मोलों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। पर ये स्टेप है, द्रव्यमान से किसको ज्ञात कीजिए, मोलों को। जब आपको मोल पता चल जाए तो मोलों से किसकी संख्या पता चल जाएगी आपको, कणों की संख्या। कैसे, आपके पास मान लो 5 मोल आ गए, तो 1 मोल में कितने कण होते हैं आप जानते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 कण। तो 5 मोल में क्या हो जाएंगे, इसकी 5 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कणों की संख्या। अब कणों की संख्या भी पता चल गई, अब बात आती है कि आखिर परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस स्टेप तक तो सही कर लेते हैं, इसके आगे के स्टेप में गलती कर लेते हैं। परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो मैं जल की बात करता हूं H2O की, तो ये H2O एक क्या है, यौगिक है, यानी कि ये क्या है, एक अणु। तो जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो कणों की संख्या यानी कि आप इस अणुओं की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात होगी, आपके पास अणुओं की संख्या तो आ गई है या कणों की संख्या आ गई है। अब यहां देखिए एक अणु में कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी कि इसमें कितने हैं, 3 परमाणु। तो यदि आप अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं यानी कि कणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और H2O के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो उस संख्या में कितने की गुणा कर देंगे, 3 की। और कोई आपके पास दूसरा कण हो, मान लो कोई दूसरा कण हो आपके पास, तो उसकी क्या करेंगे, उसमें भी आप यौगिक में देखेंगे कितने परमाणु हैं और कणों की संख्या को उतने से गुणा कर देंगे तो आपके पास परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ध्यान रखिएगा ये काफी एक इंपॉर्टेंट वो है, हम कह सकते हैं लॉ है, ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है।
अगला देखें, किसी यौगिक अथवा आयन के अलग अलग नमूनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना करना। अब हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना करनी है, किसमें, यौगिक अथवा आयन में। अब किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान दे रखा होगा, उस द्रव्यमान से मोल ज्ञात करोगे, मोल से कण ज्ञात करोगे, कण से परमाणु ज्ञात कर लोगे, यहां तक आपका हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूं, नाइट्रोजन का ले लिया। अब नाइट्रोजन का जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो नाइट्रोजन के मेरे पास 3 मोल आए। नाइट्रोजन के कितने मोल आए, 3 मोल आ गए। तो इसका मतलब है अब इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं 3n में, नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या 3 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 7, सॉरी 10 की घात 23। तो ये हमारे 3 मोल नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइए एक नाइट्रोजन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसका अर्थ है कि इस संख्या को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ये जो पूछ रहा है यह हमें यहां पर मिल जाएगी। अब साथ ही यहां पर शब्द लिखा था आयन। अब मान लो मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैं करूं नाइट्रोजन की जगह नाइट्रेट ले लूं, यानी कि N-3। तो इसके भी मेरे को कितने मिलते हैं, 3 मोल मिलते हैं। मान लो इसी की तरह एग्जांपल ले रहा हूं, इसके कितने मिल रहे हैं, 3 मोल, 3 मोल। तो अब कहें कि इसके 3 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो 3 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इतने तो परमाणु होंगे नाइट्रेट के। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर जो ये आयन है -3, ये क्या है, आयन है। इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन ने कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए वह अपनी सामान्य अवस्था, जो वो न्यूट्रलाइज होता है, जो वो उदासीन होता है, उससे वो थोड़ा चेंज हो गया और उसमें 3 ऋणावेश आ गए हैं। 3 ऋणावेश आने का अर्थ है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी होगी, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमने कहा 7, 3 और आ गए तो -3 है, यानी कि 3 और आ गए तो टोटल कितने होंगे, 10। तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 10 की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से किसी प्रश्न में यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसका अगला है दी गई प्रतिशत मात्रा द्वारा किसी यौगिक का हाइड्रेट या मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र ज्ञात करना। इसको हमने बड़ी डिटेल में आपको टेबल बना करके समझाया था कि सबसे पहले आपका पदार्थ आ गया, फिर उस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान आ गया, फिर उसकी प्रतिशत मात्रा आ गई, फिर उसके बाद हम उसका एक रेशियो निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको सरल अनुपात में निकालते हैं, पूर्णांकों में निकालते हैं। पूरी टेबल में हमने ये आपको मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र डिटेल में समझा रखा है, तो वो तो आप वैसे ही करेंगे। कभी कभी ये हाइड्रेट की बात कर देता है। हाइड्रेट का अर्थ होता है कि आपके पास आगे जो भी सूत्र है, जो भी यौगिक है, उसके पीछे H2O आ जाना और H2O के आगे एक कोई संख्या आ जाती है जिसको हम यहाँ N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी हाइड्रेट की आपको मात्रा पूछ लेता है, यानी कि हाइड्रेट की मात्रा मतलब इस N की संख्या पूछ रहा है। तो जब कभी प्रश्न में कुछ ऐसा आए कि आपको हाइड्रेट की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब है H2O के अणुओं की संख्या ही क्या होगी, हाइड्रेट की संख्या कहलाती है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, हाइड्रेट के यानी कि H2O के अणुओं की संख्या को ज्ञात करना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे आप अच्छे से जरूर नोट कर लेंगे और अपनी कॉपी को जहां ये चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद ये फार्मूले लिखिए, और जैसे ही हम इसके न्यूमेरिकल शुरू कराएंगे तो आपको इन फार्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बाकी के फार्मूले आपके सामने रखते हैं। हमारे आगे के जो सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके अनुसार सबसे पहले अब हम विलयन के सूत्रों की बात करते हैं। जब हम कोई विलयन तैयार करते हैं, और आप जानते हैं विलयन को हमने बताया था, विलेय और विलायक को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उससे जो हमारा मिश्रण बनता है, जो कि होमोजेनियस होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिस समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो उस विलयन में यदि हम विलेय की मात्रा ज्ञात करें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रतिशत मात्रा, जिसको W/W का अर्थ है यदि विलेय की मात्रा भी आपको किस में दी गई है, द्रव्यमान या भार के पदों में दी गई है, और नीचे भी W है, इसका मतलब विलयन की मात्रा भी आपको
ग्राम के रूप में दी गई है, यानी कि द्रव्यमान या भार के पदों में दी हुई है। तो उस समय प्रतिशत मात्रा का सूत्र होता है किसकी? विलेय की प्रतिशत मात्रा। ये बराबर होगा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का ग्राम में द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरा फार्मूला हम लें कि हमें विलेय की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, लेकिन अब की बार विलेय तो हमें भार में दिया हुआ है या द्रव्यमान में दिया हुआ है, यानी कि ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन जो विलियन है वो किसके रूप में दिया गया है? उसका हमें केवल आयतन दिया गया है। तो हमारे पास सूत्र क्या होगा? वो प्रतिशत मात्रा बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। और ध्यान रखिएगा यह हमारा क्या होगा? ml में होगा, मिलीलीटर में होगा। यदि आप ऊपर की यूनिट को किलोग्राम में लेंगे तो नीचे की लीटर में ले लीजिएगा, लेकिन यदि ऊपर की ग्राम में लेंगे तो ध्यान रखना यह आयतन मिलीलीटर में लेंगे और मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? 100, और ये हमें क्या मिल जाएगी? प्रतिशत मात्रा मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास जो विलेय है उसका भी आयतन दिया हुआ हो और जो विलियन है उसका भी आयतन ही दिया हुआ हो, तब उसके लिए हमारा फार्मूला होगा जिसको हम प्रतिशत मात्रा V/V, जहां V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, और W का मतलब क्या है? वेट, यानी कि जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान या भार। तो ये हमारा है। यदि दोनों हमारे को आयतन में दिए हैं तो विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में। ऊपर यानी नीचे की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिटों पे आप जरूर ध्यान देंगे, काफी सारे बच्चे इन चीजों में गलतियां करते हैं, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई का आ गया 100, ये आ गया। अगला हम देखें तो हम मोलरता ज्ञात करना चाह रहे हैं। हमारी मोलरता बराबर होगी m = n विलेय बटे v विलियन। अब देखिए स्मॉल n किसके लिए प्रदर्शित करता है? स्मॉल n हमने इससे पहले सूत्र बताए थे, वो प्रदर्शित करता है मोलों की संख्या को। तो स्मॉल n विलेय का अर्थ है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे v आयतन, v यानी कि विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। तो 1 लीटर विलियन में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही हमारी क्या होती है? मोलरता कहलाती है। तो यही हमने सूत्र लिखा हुआ है। तो मोलरता बराबर हमारी आगे, जिसे हम इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, वह बराबर हमारी आगे विलेय के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट अपॉन क्या आ गया? विलियन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ये भी ध्यान रखिएगा। इसी में हम एक फार्मूला यहां पर यूज करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर आप नोट करिएगा। क्या है? मोलरता कैपिटल M बराबर 10xd बटे m0। अब इसके संकेतांक क्या है? m तो जानते हैं, m तो क्या है? मोलरता को प्रदर्शित करता है। m0 आप जानते हैं ये हमारा मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। d क्या है? यह प्रदर्शित करेगा घनत्व को। किसका? विलियन का घनत्व, क्योंकि हम विलियन के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। ये सारे फार्मूले हमारे विलियन की सांद्रता के संदर्भ में ही हैं। तो d क्या है? विलियन। और ये x क्या है? इसमें ये जो x है, जो हमने ऊपर ये फार्मूले यूज किए हैं जिसमें प्रतिशत मात्रा को प्रदर्शित किया गया है, तो वही हमारा क्या है? x है, विलियन की प्रतिशत मात्रा। तो ये आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। आगे चलें तो यहां पर अब हम बात करते हैं मोललता की, यानी कि मोललता जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यह बराबर होगी विलेय में मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ध्यान रखिएगा इन दोनों में यही अंतर होता है, मोलरता तथा मोललता में। इसमें विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन आता है लीटर में। इसमें विलेय के मोलों की संख्या अंश तो सेम है, लेकिन हर में विलियन का द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं है, विलायक का द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम में। ये हमारी क्या कहलाती है? मोलरता। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आ गया हमारा मोल अंश। और मोल अंश को आपको हमने बताया था किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कि ग्रीक लेटर है, तो ये थोड़ा x की तरह बनता है। तो ये x1 का 1 का मतलब हो गया जो हमारा विलियन बना हुआ है, मान लेते हैं 2 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। तो जब 1 की बात कर रहे हैं तो पहले पदार्थ का मोल अंश बराबर होगा n1 यानी कि पहले पदार्थ के मोलों की संख्या बटे n टोटल यानी कि विलियन में जो कुल मोलों की संख्या होगी। कौन से? 2 ही तो हम कह रहे हैं तत्व हैं, ये पदार्थ हैं, पहला और दूसरा। तो पहले के मोलों की संख्या प्लस दूसरे के मोलों की संख्या। यदि 2 ही हो तो हम n1 अपॉन n1 प्लस n2 भी लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार यदि दूसरे पदार्थ का, जो दूसरे तत्व का मोल अंश ज्ञात करना हो, जिसे हम क्या कह देते हैं? मोल प्रभाज्य भी कहते हैं इसको। तो x2 या मोल फ्रिक्शन भी कहते हैं। x2 बराबर आ गया n2 अपॉन n टोटल। इस प्रकार से आ जाएगा। यदि 2 से ज्यादा होंगे, 3 4 5 होंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा? सबका टोटल आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। और जिसका आपको मोल अंश निकालना है उसको ऊपर की ओर लिख दीजिएगा। अगला था मोललता तथा मोल अंश में संबंध। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी एक शॉर्टकट फार्मूला है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई हम कहें कि हमारे पास कोई एक विलियन है और उसकी मोललता को हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं, मोल अंश को जिसको हम काई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें जो संबंध होता है वो m बराबर होता है 1000
एक्स विलेय या काई विलेय बटे काई विलायक इंटू MO विलायक। तो क्या क्या चीजें हैं आप जानते हैं, MO तो जानते हैं विलायक का मोलर द्रव्यमान है, ये हमने यहां पर भी कहा था M0। ये क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है जो कि ग्राम प्रति मोल में लिया जाता है। तो M0 क्या है, मोलर द्रव्यमान, और X क्या है, काई क्या है, विलायक का, जिसको हम कहते हैं मोल अंश, जो कि हमने यहां पर बात करी थी। और X विलेय क्या है, ये क्या है, विलेय का मोल अंश, यानी कि मोल प्रभाव जिसे हम कहेंगे। तो ये आ गया। अब हमने वहां आपको कंडीशन अभी ऊपर बोली थी कि मान लो विलयन केवल दो से मिलकर के बना हुआ है, एक विलेय और एक विलायक, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। यदि इन दोनों से मिलकर के बना होगा तो आपको ध्यान रखना है एक्स विलेय प्लस एक्स या काई विलेय या काई विलायक, कुछ भी कह सकते हैं, ये बराबर किसके होगा, एक के होगा, यदि दो ही से मिलकर बना है। तो इस स्थिति में हम इस वाले फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्स विलायक या काई विलायक का मान यहां से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। काई विलायक बराबर हो जाएगा, ये काई विलेय उधर चले जाएगा तो 1 माइनस काई विलेय, तो बराबर हो जाएगा इसी वाले फॉर्मूले में m बराबर 1000 काई विलेय, 1000 काई विलेय बटे काई विलायक की जगह क्या लिख लेंगे, 1 माइनस काई विलेय, ये लिख लिया, और साथ में M0 विलायक यानी कि मोलर द्रव्यमान विलायक का, जो कि ग्राम प्रति मोल में होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन सब फॉर्मूलों को अच्छे से आपको याद करना है। इसके बाद स्टोइकियोमेट्री की हम बात कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री में भी मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूले बताए थे, वहां अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व करना बताया था। स्टोइकियोमेट्री में हमने चर्चा इस बात की करी थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। फिर उसके बाद वहां हमने देखा था कि इस प्रकार के प्रश्न आए थे कि इस तत्व का कोई इक्वेशंस है, उसमें जैसे हमने N2 + 3H2 से NH3 बना दिया था, तो वहां पर आपको कह दिया कि हाइड्रोजन के इतने ग्राम से कितने आपकी अमोनिया तैयार होगी। तो उस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए पहले सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री में आपको समीकरण को संतुलित करना है, फिर उनके सबके मोल लिखने हैं। मोल क्या होते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, उसी के बराबर नीचे क्या आ जाते हैं, मोल आ जाते हैं। फिर उसके बाद जिस चीज की मात्रा दी हुई है वो यूज करते हैं। फिर तो हमने आपको काफी सरल नियम बताया था, ऐकिक नियम, कि 1 के लिए इतना तो 10 के लिए इतना हो जाएगा, या 15 के लिए इतना हो जाएगा। वो ऐकिक नियम लगाइए, काफी आसान है और आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हम कह सकते हैं सूत्र थे, उन सबको आपके सामने रखा। कुछ शॉर्टकट फार्मूले भी रखे जो कि हमारे चैप्टर के बीच में नहीं आए थे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। या जो हम कहते हैं कुछ उलझे हुए प्रश्न आ जाते हैं जिनको करने में आपको काफी समय लग जाएगा, यदि स्टेप वाइज स्टेप आप जाएंगे, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो उस स्थिति में आप इन वाले फार्मूलों का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके जो आंसर होंगे वो जल्दी आ जाएंगे, आपका टाइम सेव होगा। तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर हम अगली क्लास से आपको एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।